हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे, वो भी हमने चैप्टर वाइज वन शॉट बनाया है ना, फुल वीडियोस भी है, पार्ट वाइज वन शॉट भी बनाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में पूछे गए थे। ठीक है, आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो पहले देख के आइए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज के बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे जो ऑलमोस्ट 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेटिवली कि डिफाइन करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इसमें इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ छोटे मोटे आंसर्स भी लाए आपके लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए एटलीस्ट कि कैसे आंसर होते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है। अगर आपको आपके वर्ड्स पे फ्रेम करना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, सेम भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अपने नोट्स में बनाए होंगे तो नोट्स में जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे आंसर आपके लिए इसलिए लेके आए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है और फिर आपको कहीं और से जगल ना करना पड़े। इसलिए हमने क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पे आपके लिए लेके आए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पे क्या आंसर लिखा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है वही का सब कुछ कंटेंट होता है ना। एनसीईआरटी में जो होता है वही के कंटेंट से हम लोग आंसर्स बनाते हैं, है ना। और क्वेश्चन तो हम लोग ने ऑब्वियसली ढूंढ के डाले हैं, कोई बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है खुद के, जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। बहुत बच्चों को लगता है मैम ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स में, जो आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम होंगे, 2-3 प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ, पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन आप प्री बोर्ड का पेपर जब अच्छा लिखते हो, आप उसके क्वेश्चन देखते हो और जब आप बोर्ड के लिए जाते हो तो कंपैरेटिवली आपको जो पेपर आप देखने मिलेगा वो काफी सिंपल होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे इतना भी आप रिलैक्स मत हो जाओ। ठीक है, मैं सिंपल मतलब इतना भी सिंपल नहीं बोलूंगी, लेकिन जो प्री बोर्ड का पेपर होता है, जो कॉलेज स्कूल जो भी आप बोलते हो, वो इतना टफ बनाता है ना बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो। और बहुत अच्छी बात है ये एक्चुअली, ताकि बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो। और जो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करता है वो तो बोर्ड्स पे बहुत अच्छा स्कोर करता ही है, नो गारंटी। ठीक है, सॉरी फुल गारंटी, क्या बोल रही हूँ, फुल गारंटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट आंसर के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड कंडीशंस व्हिच अफेक्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ अ बिजनेस बट आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की एक सम टोटल है एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो बाहर से फोर्सेस आते हैं बिजनेस के, उसका एक टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हमने डायमेंशंस में देखे हैं, सोशल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, बहुत सारे एनवायरनमेंट्स का सम टोटल है जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, बिजनेस के लिए बाहर से आता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और कोई भी कंडीशंस, ठीक है, लेके आता है विच इफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस बट आर बियॉन्ड इट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस बट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, जो फोर्सेस आ रही है वो बाहर से आ रही है और वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और वो हमारे सारे बिजनेस के परफॉर्मेंसेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने पढ़ा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो वन शॉट वीडियो देख लो, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, वन शॉट वीडियो है अपलोड किया हुआ, उसको जाके देखो फटाफट से। ठीक है, तो वन शॉट में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर किया है बहुत बार कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। कभी कभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ठीक है, कि वो और ग्रो कर सके और बेटर कर सके, प्रॉफिट्स को और इंक्रीज कर सके, रेस कर सके। Whereas कभी कभी थ्रेट्स भी आते हैं कि अरे ये अगर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है, लॉसेस में जा सकते हैं, तो हमें उसको टैकल करना है, उस चीज को अडॉप्ट करना है। तो कभी कभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छी चीज होती है, कभी कभी हमारे लिए इन द सेंस बिजनेस के लिए, ठीक है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, कभी कभी थ्रेट होता है। ठीक है, तो यही इस आंसर में लिखा गया है। आपके टेक्स्ट बुक में जैसा डेफिनेशन है सेम टू सेम वैसा लिखोगे तो भी चलेगा, आपके वर्ड फ्रेम किए हुए हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, ठीक है, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और कंडीशंस तीनों को भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स
कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अच्छे कीवर्ड्स प्रॉपर जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सूटेबल कीवर्ड्स लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो मैंने बनाई है, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ वीडियो सारे बच्चों को कि वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो देखना ही है सबको, इवन 11th स्टैंडर्ड को भी मैंने सजेस्ट किया है कि टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो देखो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पेपर लिखना कैसे है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पेपर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम टू स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन है? इन्वेस्टर्स है, कंपटीटर्स है, और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इन्वेस्टर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, है ना, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गई। तो ये सारे जो होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। State any two features of business environment। तो फीचर्स हमने बहुत सारे किए हुए हैं, फीचर्स का एक पूरा क्वेश्चन है, उसमें से हम लोगों ने दो लिखा है, अनसर्टिनिटी, अनसर्टन और डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। तो ये अनसर्टन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट की पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और डायनेमिक इन नेचर मतलब ये चेंज होता रहता है, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, ठीक है। मेंशन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशंस हमारे ये सारे हैं, है ना, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल डायमेंशंस है। इसका पूरा जो आंसर है आपको वन शॉट में भी मिल जाएगा, आपको जो हम लोगों ने फुल वीडियो बनाया है उसमें भी मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स में जगल नहीं करना है तो वहां पे मिल जाएगा। विच पॉलिसी ऑफ 1991 एबॉलिश्ड लाइसेंस परमिट कोटा राज। तो कौन सी जो पॉलिसी है जो 1991 में आई थी जिसने ये एबॉलिश किया, ठीक है, वो है लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन उसके एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है कि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज है वो एबॉलिश किसने कहा, मतलब किस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर हुआ था, वो है लिबरलाइजेशन, ठीक है। हमने पढ़ा है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। फिर है विच वाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्राइज। तो ये वाला इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो इस चैप्टर में ना 5 ही क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफाइंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर है डायमेंशंस जिसमें ये सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और फिर लास्ट में है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, प्री 1991 और 1991 में क्या हुआ था, और 2016 जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वही। बस इतना ही है चैप्टर में। तो जिस चैप्टर में कंटेंट कम होता है, जिस चैप्टर में सब टॉपिक्स कम होते हैं, चीजें पढ़ने के लिए कम होती है, वो चैप्टर का फायदा उठाओ। उसमें से हमको पता है ये 5 पर्टिकुलर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसको ही घुमा के पूछा जाएगा। अभी ये क्वेश्चन को देखो, व्हाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा है, ठीक है, जो डायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा हुआ है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ये तो हमने पढ़े हुए हैं। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है, ऐसे आपको नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसे नहीं पूछेगा। क्या पूछा है, व्हाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्राइज, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिख दो फटाफट से, इसके अंदर का भी कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा पूछा है, ज्यादा मार्क्स के लिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको अंदर का कंटेंट भी लिखना है, ठीक है। फिर आप उस कंटेंट के साथ अगर एग्जांपल लिखोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर है बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्योंकि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है बिजनेसेस को कि पहले ही जो भी है वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले, और पहले ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब पहले ही उस चीज के लिए आप उस चीज को अडॉप्ट करके उस चीज पे काम करने लग जाओगे, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहेंगे। डिटेक्टिंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। तो हमें जैसे अपॉर्चुनिटी पहले ही समझ में आती है वैसे हमें थ्रेट्स भी समझ में आते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ थ्रेट है तो आप उसको एज अ वार्निंग लोगे, वार्निंग सिग्नल होती है वो, और उसके वजह से आप उस चीज को कोप करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, उसको टैकल करने की कोशिश करोगे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर चीज को हमें टैकल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं या हमारा बिजनेस फेल हो सकता है, ठीक है। फिर है टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टेपिंग यूजफुल रिसोर्स मतलब जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, कितना बड़ा बिजनेस है उतने ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सारे रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स हमें चाहिए और उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, तो वो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है।
ये हमें हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट कि कौन से टाइम पे हमें कौन सा रिसोर्सेज यूज करना है, ठीक है, किसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, उसको कहेंगे टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फिर है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जैसे मैंने बोला कि मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, आप कोई भी मॉल्स वगैरह पे जाओगे, कोई पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े वपड़े देखोगे, तो आज जो कलेक्शन है वो अगर आप दूसरे दिन जाओगे तो दूसरे दिन सेम कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमें चेंज करते रहना है ताकि जो कस्टमर्स है उनको वेरायटी मिल सके, और हमारा जो स्टॉक है वो रिवर्स करते रहते हैं स्टॉक को, ठीक है, फटाफट से वो कम पर्टिकुलर चीज बनाते हैं और फटाफट से ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कस्टमर्स की डिमांड है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है, तो वो भी अपनी चीजों को ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा है कि जैसे ही मार्केट में कुछ चेंज होता है तो उस चेंज को हम अडॉप्ट करते हैं और रैपिडली उस चेंज के साथ हम बढ़ते हैं, उस चेंज के साथ ही हम लोग सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जैसे चेंजेस होते हैं मार्केट में हम भी वैसे ही, जैसे डिमांड होता है बोलते हैं ना, जैसे डिमांड हो रहा है वैसे ही हम सप्लाई करते हैं। तो आज अगर एक डिमांड है तो वैसे हमें सप्लाई करना पड़ेगा, कल कुछ और डिमांड है तो हमें वैसे सप्लाई करना पड़ेगा, परसों कुछ और डिमांड है तो वैसे सप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे चेंजेस होंगे वैसे बिजनेस को एक्ट करना पड़ेगा। अगर जो कस्टमर है उसको कुछ और चीज चाहिए और अब कल जो बेच रहे थे वही बेच रहे हो आज भी, तो कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, कस्टमर तो कंपेटिटर के पास जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो डिमांड चेंज होती है उस हिसाब से हमें सप्लाई को भी चेंज करना पड़ता है। फिर असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके वजह से हम जो प्लान करते हैं, जो टॉप लेवल पे प्लानिंग होती है सबसे पहले, ठीक है, कि एनालाइज करते हैं, R&D वगैरह होता है, रिसर्च डेवलपमेंट पे प्लानिंग होती है कि हमें क्या करना है, क्या टारगेट्स है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो प्लानिंग होती है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, ठीक है, बाद में नीचे जो सारी चीजें करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है टॉप लेवल पे, तो वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रख के बनाई जाती है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था वन शॉट में कि बहुत एक समझो एक लार्ज कंपनी है, ठीक है, लार्ज स्केल कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिविजन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे डिवीजन के अंडर एक एक एम्प्लॉइज, मतलब जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको बताया जाता है कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है, उस चीज पे ध्यान देना है, कि मतलब जैसे ही मार्केट में कोई भी टाइप का चेंज होगा, 10 चेंज होते हैं अलग अलग, कुछ भी मार्केट में चेंज होगा, कुछ भी मार्केट में हमें दिख रहा है कि इसके वजह से हमें फायदा हो रहा है, इसके वजह से हमें नुकसान हो सकता है, उसको आपको टैप करना है, उसको उसके ऊपर ध्यान देना है, और उस हिसाब से वो लोग प्लानिंग करते हैं कि ओके अभी हम लोग को ये नई चीज आई है मार्केट में तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये जो प्लानिंग है, ये जो पॉलिसीज वगैरह बनती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रख के बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत नीड है, ठीक है। आपको देखना है आंसर कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के आंसर को लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है कि हाँ ओके ये जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ ये एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ऐसे दिखा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है। फिर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से हमें पहले ही सब कुछ पता चलता है, इसलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होते रहता है, बेटर होते रहता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द टर्म्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी कभी कुछ एक स्टेटमेंट पास कर देंगे और आपको बोलेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है, तो आप जो पूरा आंसर है बड़ा वैसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, देखो मार्क्स पे डिपेंड करता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना कंटेंट हमें लिखना है, उतना ज्यादा हमें लिखना है, ठीक है। और बड़े बड़े स्टोरीज बिल्कुल नहीं लिखने हैं बिजनेस स्टडीज में, जितना आप मतलब एकदम भी शॉर्ट नहीं करना है कि 1 लाइन 2 लाइन का लिखा, 3 लाइन 4 लाइन का लिखो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि 5-6 लाइन का, देखो आपका भी टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो एग्जामिनर है वो भी इरिटेट हो जाता है कि अरे इसने तो बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है, पता नहीं क्या ही लिखा होगा, बकवास लिखी होगी, ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो पर्टिकुलर मार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको वो आंसर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन बिजनेस। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही था कि जो रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाए जा रहे थे वो हटा दिए गए थे और अभी उनको थोड़ा फ्रीली उनको काम करने दिया जा रहा था, तो वो लिबरलाइजेशन में कहा गया है कि जहां पे ज्यादा कंट्रोल जो पहले गवर्नमेंट लगाती थी, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, वो अभी इतने सारे नहीं लगाती, ठीक है, जब से लिबरलाइजेशन उन्होंने शुरू किया है। फिर है प्राइवेटाइजेशन, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रोल एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था कि जो
पब्लिक सेक्टर के अंडर थे जो सारी कंपनीज, जो सारी चीजें वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी गई, प्राइवेट सेक्टर को बता दिया गया कि अब से आप ये आप करोगे, ठीक है, और हम लोग ज्यादा इंटरवीन भी नहीं करेंगे। तो ट्रांसफर कर दिया था पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे कंपनीज को, कुछ हार्डली कुछ 2-4 कंपनी मतलब होंगी, 5 आई कंपनी होंगी जो गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी सारी प्राइवेटाइज कर दी थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह को दे दी गई थी कि अभी इसको आप संभालोगे, आप चलाओगे और हम ज्यादा इंटरवीन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन, इंटरेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन, उसके नाम से आप समझ सकते हो कि हम इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग भी सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, लेकिन बाहर भी हम लोग बिजनेस कर सके और बाहर की जो कंट्रीज है वो भी हमारे कंट्री में सेल कर सके, है ना, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। तो ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही होता है, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये बाहर के कंट्रीज के साथ हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो डील है, एक्सचेंज है, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं, तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट निकालो। कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सबसे पहले हमें इम्पैक्ट बताना है, डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था। जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका इंटरेस्ट रेट में क्या इम्पैक्ट है, प्राइवेट वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है और रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, ये आपको बताना है। तो ये पर्टिकुलरली भी आपको बताएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि स्टेट द इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस है, हमने आगे कवर किया है, तो वो भी पूछा गया था। तो ये पर्टिकुलरली भी अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर, जैसे कि इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट हुआ था, पर्सनल प्राइवेट वेल्थ पे क्या हुआ था और रियल एस्टेट पे क्या हुआ था, आपको पर्टिकुलरली भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट रेट, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, लेंडिंग रेट्स फेल। तो ऑब्वियसली क्या हुआ था कि जो लोग हैं वो डिपॉजिट ज्यादा करने लग गए थे पैसे बैंक में, कि हमारे पास जो भी पैसा है वो बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा, कल को कुछ होगा तो बैंक थ्रू ही हमारे जो पैसे है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डर के सब लोग डिपॉजिट करने लग गए थे बैंक में, और बैंक के डिपॉजिट इंक्रीज हो गए थे, और कोई लेंडिंग नहीं ले रहा था, कोई बोरो नहीं कर रहा था, कोई लोन नहीं ले रहा था, क्योंकि उनके पास अगर हाथ पे कैश आएगी और अगर कुछ कल चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में ज्यादा कैश है, फिर बैंक में जाओ फिर चेंज कराओ, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे क्या हुआ था, बैंक डिपॉजिट ज्यादा हो गया था और लेंडिंग कम हो गई थी, ठीक है। फिर है प्राइवेट वेल्थ, प्राइवेट मतलब पर्सनल, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे वेल्थ के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो उस टाइम पे इंडिविजुअल की वेल्थ कैसे हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि सम नोट्स नॉट रिटर्न, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आपने उस टाइम, अगर आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स से बात करो, इस चीज के बारे में पूछो, उस टाइम पे जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो लोग बहुत बड़े बड़े लाइन में खड़े होके वो पैसे चेंज करा रहे थे, ठीक है। 500 की 100 1000 की जो नोट थी उसको चेंज करा रहे थे, और इतने बड़े लाइन में खड़े रह के लिटरली लोग चक्कर आके गिर रहे थे, और बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है, अनईजी फील हो रहा था, बहुत लोग बेचारे कैसे, मतलब बहुत ऐसे बुरा लगेगा आपको देख के। उसके वीडियोस भी अवेलेबल होंगे अगर आप देखोगे तो बहुत जो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो बहुत दिक्कतें सहनी पड़ी थी उस टाइम पे, और इसीलिए बहुत लोग तो गए ही नहीं, क्योंकि इतने लंबे लाइन में कौन खड़ा रहेगा, कितने पता है बहुत घंटों तक वो लोग लाइन में खड़े होके पैसे हमारे अपने चेंज करा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लोग गए ही नहीं, बहुत लोगों ने रिटर्न ही नहीं किया। अगर पैसे मैं रिटर्न करके चेंज नहीं कराऊंगी तो मेरे पास जो 500 की नोट है, ठीक है, वो बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं है कल को, क्योंकि वो चेंज हो गई है अभी। तो मैं कल जाके कहीं पे कुछ खरीदी करूंगी, कुछ खरीदूंगी, वहां पे पैसे दूंगी तो वो नोट चली गई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी जो वेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है, वो कम हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो पैसे है उसकी अभी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट वेल्थ वहां उस टाइम पे कम हो रही थी। फिर रियल एस्टेट प्राइसेस डिक्लाइन ड्यू टू लेस कैश। तो अभी लोगों के हाथ में ज्यादा कैश ही नहीं था, सब लोग डिपॉजिट करने भाग रहे थे, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट जो था, क्योंकि रियल एस्टेट में जब भी कोई पैसा लगाता है तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ही लगानी पड़ती है, छोटे मोटे खेल नहीं, क्योंकि वहां पे है ना लोग परचेसेस करते हैं, घर परचेज करते हैं, कोई शॉप परचेज करते हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा अमाउंट ही आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो घर तो कुछ हजारों में तो नहीं खरीदोगे, लाखों में करोड़ों में ही खरीदोगे। तो उस टाइम पे लोग अपने हाथ में पैसा रख ही नहीं रहे थे, सब डिपॉजिट कर रहे थे, इससे रियल एस्टेट का जो भी प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हो गए थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है, मैं फिर से बोलूंगी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आपको आंसर बना के लिखना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो, उसमें कोई मार्क्स नहीं काटता, कोई आपके ग्रामर वामर को लेके मार्क्स नहीं काटता, तो ये वाला टेंशन आप छोड़ दो, पहले तो टेंशन लेना ही छोड़ दो। बहुत बच्चे आधे तो टेंशन में ही है कि मैम कैसे होगा क्या होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। ठीक है, हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं कि मैम सब लोग डरा रहे हैं कि बोर्ड्स है, ये करना है, वो ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। ठीक है, तो देखो 100% कोई भी लर्न नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ये पूरा लर्न नहीं कर सकती। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट जो होता है, ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप आगे भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी आप आगे करोगे उसके लिए भी ये काम आएगा। मैक्सिमम जो कंटेंट होता है उसको आपको समझना होता है। एक्चुअली 100% कंटेंट जो है वो आपको समझना होता है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड करनी होती है कि ओके ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं हैप्पीजेटली नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये जो 4 लाइन में पढ़ रही हूँ ये मुझे समझ आ रही है। ठीक है, तो पहले आपका काम होता है समझ आना। ठीक है, तो ये देखो कॉमर्स में थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली कि समझना। ठीक है, बाकी की अगर आप फील्ड देखोगे, ह्यूमैनिटी, साइंस, वहां पे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहां के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, अपने कुछ ऐसा कोई वर्ड पढ़ ले, समझो फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत लोअर क्लासेस का हो गया, फोटोसिंथेसिस पढ़ ले तो फोटोसिंथेसिस का आधे बच्चों को मतलब ही नहीं पता होगा, तो वो ढूंढने में समझने में टाइम जाता है। लेकिन कॉमर्स में अगर आप शुरुआत में अच्छा पकड़ लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता होने लग जाती है और फिर वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपके समझने पे कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीजें होती है जो आपको मतलब 20% हो गई, 30% हो गई कि आपको लर्न करनी पड़ेगी, सिर्फ समझ के काम नहीं चलेगा। ठीक है, कि जैसे कि कोई लॉज है या कोई प्रोसीजर, कोई स्टेप है, तो आपको वो रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। रट्टा तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी, मेमोराइज करो, उसके हेडर्स को कंटेंट समझ के लो, अंदर का खुद से लिखो। ठीक है, अभी वो बच्चे हो गए जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें खुद से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, खुद से फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंस, इसलिए हम रट्टा मार के लिखते हैं। तो देखो बेटा, आपके लिए भी ये रट्टा वाला जो सिस्टम है वो पूरा 100% काम नहीं करेगा जब तक आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज ना बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप भूलने के चांसेस होते हैं, पर जो आप समझ जाते हो ना जिस चीज को, उसके भूलने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा समझ के पढ़ना है। ठीक है, अभी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां ना जो बोर्ड से आप पूरी 100% तैयारी करके जाओगे, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ना आपके मार्क्स कम कराएंगी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बाद में बहुत रिग्रेट कर चुकी हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक छोटी मोटी गलती की वजह से आपके 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, और वो 1-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपकी परसेंटेज आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रिग्रेट नहीं करना है, इसलिए पढ़ना तो है, उसके साथ ये छोटी छोटी चीजों को स्मार्टली इसके ऊपर काम करना है। जब आप स्मार्टली काम करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने से। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ डज बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस? बाय मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड policy changes, businesses can adapt strategies. Example, e-wallets of UPI grow post demonetization. तो क्या लिखा है, क्या पूछा गया, हाउ डज बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस? तो सेम क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें कैसे हेल्प करता है कि हम उस चेंजेस को कोप करें और बेटर करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिखा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करते हैं, मार्केट एंड पॉलिसी चेंजेस को अडाप्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेसेस अडाप्ट करते हैं अलग से स्ट्रैटेजीज, ताकि इन सारी चीजों के साथ हम डील कर सके, इसको कोप कर सके। और जैसे एग्जांपल दिया है डीमोनेटाइजेशन का, जैसे डीमोनेटाइजेशन आया था, बिजनेस उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे अभी लोग पैसा अभी है नहीं इनके हाथ में, है ना, अभी हाथ में पैसा नहीं, सब बैंक में डिपॉजिट कर रहे, तो उन्होंने ई वॉलेट और यूपीआई चालू किया। जैसे अभी आप फोन पे, जी पे, भारत पे, है ना, जो सब करते हो, वो सारी चीजें ये यूपीआई वगैरह में आती है,
वॉलेट में आती है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा पैसों का, क्योंकि लोगों को हाथ में पैसा नहीं रखना था, बैंक में डिपॉजिट करना था, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसे होंगे मेरे हाथ में, मेरे घर पे, तो मुझे अगर कल को कुछ चेंज होता है, जैसे अभी नोट चेंज हो गए कि अभी ये नोटबंदी हो गई, नए नोट्स आएंगे तो आपको चेंज करना है जो भी है, तो वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ था, जिनके बैंक में पैसे थे वो तो इजीली हो गए, लेकिन जिनके घर पे पैसे थे वहां पे दिक्कत आने लग गई। इसलिए ये उन्होंने स्मार्ट मूव किया, स्मार्ट प्ले किया कि ये चीज आई है तो इसको हम टैकल कैसे करेंगे, इसको कैसे कोप करेंगे और क्या बेटर देंगे हमारे कस्टमर्स को। ठीक है, तो वो ये एक प्लान था कि ई वॉलेट और यूपीआई उन्होंने शुरू किया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद एग्जांपल। हीरो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, ये मैंने वन शॉट पे भी बोला है, फुल वीडियो में भी बोला है, यहाँ पे भी बोलती हूँ। डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम्स आता ही आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, लेकिन ये आएगा और ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने, आपको उसका मतलब भी पता होगा, अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हो, है ना। इसके नाम से ही बहुत लोगों को समझ में आ जाता है क्योंकि उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कीवर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है कि मैम हमें पता है, लेकिन कीवर्ड्स अगर नहीं लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स भी लिखना है। इकोनॉमिक में आपको लिखना है इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें लिखनी है। एग्जांपल में लिखना है लो इंटरेस्ट रेट बूस्ट कार सेल्स। तो एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि लो इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो लोग और कार परचेज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तब लोग परचेसेस करते हैं, क्योंकि ईएमआई भरना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे, तो इंस्टॉलमेंट जब पे करते हैं तो उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो अगर जहां पे लो इंटरेस्ट होगा तो उस टाइम पे परचेसेस, कार हो गया, घर हो गया, तो वो परचेस करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डायमेंशंस का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर है सोशल, ट्रेडिशन, वैल्यूज, लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल फिटनेस अवेयरनेस, जिम, ऑर्गेनिक फूड, बॉटल्ड वाटर। तो सोशल में ट्रेडिशन, वैल्यूज, कस्टम्स, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पहले भी किया था, फिर से कवर करेंगे। अगर ऐसे हो जाता है कि लोगों की डिमांड फिटनेस के ऊपर, फिटनेस के टूवर्ड्स ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, अभी अवेयरनेस आ गया, हर एक इंसान फिट रह रहा है ना, तो मुझे भी फिट रहना है, तो लोग फिट रहने के अवेयरनेस में आ गए हैं। ठीक है, कि अभी अवेयर हो गए कि नहीं हमें फिट रहना है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम तक मतलब सर्वाइव करना है इन द सेंस, अभी ऐसे हो गया, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि नहीं, लोग बहुत साल जीते थे। ठीक है, 90, 100, 120 ईयर्स तक वो लोग सर्वाइव करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी लोग 60 तक ही बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो वो वीकनेस हमारे में ना आए, इसीलिए हम लोग को फिटनेस पे ध्यान देना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, जो भी है। तो ये लोगों को जब दिमाग में आता है तब क्या हो जाता है कि जिम और ऑर्गेनिक फूड हो गया या बॉटल्ड वाटर हो गया, ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है और लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आएगा सोशल एनवायरनमेंट में। फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जहां पे इनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये सब कीवर्ड्स हमने लिखे हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि आपको क्या आंसर लिखना है। तो ये सारे कीवर्ड्स हमने लिखे हैं। टेक्नोलॉजिकल जब लिखोगे तो इनोवेशन ये वर्ड आना ही चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया आइडियाज लेके आते हो, आइडिया जनरेट होती है, इनोवेशन होता है, तो इसलिए इनोवेशन ये वर्ड लिखना ही है। एग्जांपल में ऑनलाइन बुकिंग इन रेलवे, तो रेलवे के जो सिस्टम थे पहले, तो उस टाइम पे आपको काउंटर पे जाके टिकट निकालना पड़ता था, लेकिन अभी लोकल्स को लेके फिर आप जो बड़ी जर्नी करते हो, ठीक है, दूर दूर तक जाते हो, हर चीज आप ऑनलाइन उसकी टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड। एग्जांपल, स्टेबल गवर्नमेंट एनकरेजेस एफडीआई। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट एटीट्यूड इंक्लूड होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है स्टेबल गवर्नमेंट एनकरेजेस एफडीआई। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल अगर होगी, ठीक है, सही होगी ना, मतलब गवर्नमेंट जो है कि मतलब वहां पे ज्यादा लॉसेस नहीं हो रहे हैं, है ना, ज्यादा कुछ इधर उधर इंस्टेबिलिटी नहीं दिख रही है कोई भी रीजन की वजह से, तो उस टाइम पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस। एग्जांपल, स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन सिगरेट एड्स। तो लीगल में हमें लॉज और रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जांपल में है कि जब सिगरेट एड्स आती है या सिगरेट के जो भी बॉक्सेस लेबल किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, तो वहां पे एक वार्निंग पिक्चर दिया जाता है, वो वार्निंग लाइन दी जाती है कि जिसको देख के कस्टमर्स को समझे, जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है उसको समझे कि ये डेंजर है, ये सही नहीं है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि उनको
बताया जाए कस्टमर्स को कि अगर ये आप कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ हो जाता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये इसीलिए बताया जाता है ये, ताकि कस्टमर जो है वो अवेयर हो जाए कि ये सही चीज नहीं है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन स्टिल कुछ कस्टमर्स है जो तो भी परचेसेस करते ही है। तो ये आ जाता है लॉज एंड रेगुलेशन से। गवर्नमेंट लॉज इम्प्लाई करती है कि ये आपको फॉलो करना है पर्टिकुलर कंपनीज को, कि ये आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको लॉज रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करना है। ठीक है, फिर है व्हाट इकोनॉमिक चेंजेस वर इनिशिएटेड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 1991 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे 1991 में, व्हाट इम्पैक्ट डिड दे हैव ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो क्या इम्पैक्ट हुआ था बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो क्या इम्पैक्ट हुआ था, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू। तो जैसे हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था कि लाइसेंस जो थे लोगों के वो अबॉलिश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। कि ऐसा देखो, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, प्राइवेट कंपनीज इंस्टीट्यूट को दे दिया गया था बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे कंपनीज वगैरह दे दिए गए थे कि अब से आप संभालोगे। तो वहां पे उस टाइम पे पहले 1991 के पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी हर एक चीज में। तो वो सब हटा दिया था, हर चीज के लिए लाइसेंस वगैरह वो सब हटा दिया था कि ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर अभी नहीं आएगा। फिर है मोर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया था कि अभी आप सब करोगे। और जो पब्लिक सेक्टर के अंडर जो कंपनीज थी वो मिनिमल हो गई थी, कम हो गई थी। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी भी हम अडॉप्ट कर रहे थे और उसमें हमें फ्रीडम दिया गया था कि हम और उस पे काम कर सके। ठीक है, और बेटर कर सकते हैं चीजों को, हमारे कंपनी को भी इकोनॉमिकली भी हमारे कंट्री की इकोनॉमी को रेज कर सके, ये सारी चीजें करके। ठीक है, तो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी में भी हम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। एनकरेज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में ही कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोनॉमी को। ठीक है, तो दोनों भी साथ में आती, ताकि हम लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर सके दूसरे कंट्रीज में और दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, कोई लिमिट ना हो, कोई बाउंड्री ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो चैनल पे तो, और हमारे साथ जुड़ जाओ। सारे वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वन शॉट के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एग्जाम्पल के साथ वन शॉट हमने एक्सप्लेन किया ताकि आपको इजीली आपको समझ में आए, कीवर्ड्स वगैरह आपको मिले। ठीक है, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर से चीजें जगल ना करना पड़े, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स में चीजें दी गई है, जिसकी वजह से बच्चों का मन भी नहीं करता पढ़ने का। अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें उनको खुद से नोट डाउन करनी पड़ती, खुद नोट्स बनाने पड़ते, इसलिए आपका काम इजी करने के लिए हम लोग नोट्स भी लेके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।